हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात बहाली के लिए हुए हालिया समझौते के बाद अमेरिका की बेचैनी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जबकि दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात की तैयारी हो रही है, ये तय किया जा रहा है कि किस तीसरे मुल्क में ये मुलाकात होनी चाहिए। सऊदी अरब के किंग सलमान ने ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को अपने यहाँ आने का इनविटेशन दे दिया। ये खबर बहुत ही बड़ी थी। इससे वेस्टर्न मुल्कों में बेचैनी बढ़ना साफ है। वेस्टर्न मीडिया में कहा जा रहा है कि ईरान और सऊदी अरब के बेहतर ताल्लुकात इजराइल के लिए झटका और अमेरिका और सऊदी ताल्लुकात के लिए खतरे की घंटी है। सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद रूस के दौरे के फौरन बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहुंचे हैं। उधर अमेरिका ने इजराइल और फिलिस्तीनी नुमाइंदों की मिस्र के शहर शर्म अल शेख में मुलाकात कराई है। इस मीटिंग की फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास ने मुखालिफत की है। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। आज बड़ी खबर है कि किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को सऊदी दौरे के लिए इनवाइट किया है। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक प्रेसिडेंट रईसी के सियासी मामलों के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद जमशेदी ने कल संडे को ट्विटर पर यह ऐलान करते हुए कहा कि सऊदी राजा ने एक खत के जरिए दावत दी है। उन्होंने लिखा है कि प्रेसिडेंट रईसी को खत के जरिए सऊदी अरब के राजा ने दो भाई मुल्कों के बीच समझौते को वेलकम किया है और उन्हें रियाद आने के लिए इनवाइट किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सऊदी राजा ने दोनों मुल्कों के बीच कारोबारी और इलाकाई कोऑपरेशन मजबूत करने की अपील की है। सीनियर ईरानी अफसर ने कहा है कि प्रेसिडेंट रईसी ने दावतनामे का खैर मकदम किया है। सऊदी राजा की तरफ से ईरानी प्रेसिडेंट को इनविटेशन को दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात सुधारने की सिमत में एक अहम कदम माना जा रहा है। आपको याद दिला दूं कि चीन की मेजबानी में ईरान और सऊदी अरब के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकारों के बीच हुई कई दिनों की गहरी बातचीत के बाद आखिरकार 10 मार्च को डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को बहाल करने और 2 महीने के अंदर एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स को फिर से खोलने के लिए समझौता हुआ था। साथ ही दोनों मुल्कों ने सिक्योरिटी कोऑपरेशन, कारोबार और कल्चरल ताल्लुकात को बहाल करने का भी फैसला किया है। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की नेशनल सिक्योरिटी का एहतराम करने और अंदरूनी मामलों में दखल देने से परहेज करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। जर्मन रेडियो डॉयशे वेले के मुताबिक कल संडे को ही ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि तेहरान ने सऊदी फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात के लिए 3 जगहों के नाम पेश किए हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये 3 जगहें किन मुल्कों की राजधानियां हो सकती हैं। अब से पहले इराक, ओमान और चीन में ईरान और सऊदी अरब की मुलाकातें हो चुकी हैं। इसी बीच रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने ईरान और सऊदी अरब के बीच होने वाले समझौते की एनालिसिस करते हुए खुलकर इजराइल और अमेरिका की तकलीफ बयान की है। उसने बताया है कि यह समझौता इजराइल के लिए झटका और अमेरिकी सऊदी ताल्लुकात के लिए खतरे की घंटी है। जेरूसलम से रॉयटर्स ने लिखा है कि सऊदी ईरान ताल्लुकात की बहाली ने तेहरान को अलग थलग करने के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की कोशिशों को नाकाम कर दिया है, लेकिन वक्त बताएगा कि क्या ये सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल किए जाने में इजराइल के लिए रुकावट बनता है या इजराइल ईरानी न्यूक्लियर कारखाने के खिलाफ किसी फौजी हमले का प्लान बना रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल के लिए ज्यादा बड़ी फिक्र यह है कि सबसे अहम सुन्नी और शिया मुस्लिम मुल्कों के बीच हुआ समझौता जाहिर करता है कि अमेरिका इस इलाके में ऐसे वक्त में अपना असर खो रहा है जबकि नेतन्याहू सरकार को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब से पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि वेस्टर्न मीडिया हमेशा सऊदी अरब और ईरान के इख्तलाफात को बढ़ाने के लिए सुन्नी और शिया के इख्तलाफात का जिक्र करता है। नाम ना छापने की शर्त पर एक इजरायली अफसर ने ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात की बहाली को गैर मामूली और शुरुआती मरहले में बताया है, जो कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच नॉर्मल ताल्लुकात कायम करने में
कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। आखिरकार यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ईरान से अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद इजराइल ने यूएई से ताल्लुकात कायम किए हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि लेकिन सभी सिनेरियो अब भी वॉशिंगटन पर टिके हुए हैं, जो इजराइल और अरब मुल्कों के बीच अमन समझौता कराना चाहता है। अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की इजाजत नहीं देता तो इजराइल इसे पार करने की कोशिश नहीं करेगा। वॉशिंगटन में फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के सीईओ मार्क डुबोविट्स का कहना है कि चीन और ईरान के बीच ये सऊदी अमरीकी और सऊदी इजराइल ताल्लुकात को नॉर्मल होने में रुकावट डालने के लिए एक शानदार स्ट्रोक है। ये तेहरान को अकेलेपन से बाहर निकालने में मदद करेगा और ईरान का सामना करने के लिए एक इलाकाई अलायंस बनाने की अमरीकी और इजरायली कोशिशों को कमजोर करेगा, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर हथियारों के बनाने के बहुत नजदीक है। रॉयटर्स का कहना है कि इजराइल और अमेरिका के बीच ताल्लुकात में तनाव है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन हुकूमत ने अभी तक नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में इनवाइट नहीं किया है। रॉयटर्स के मुताबिक नेतन्याहू के तहत काम कर चुके फौजी खुफिया डिपार्टमेंट के साबिक सरबराह आमोस यादलिन ने कहा है कि सऊदी और ईरान के बीच समझौता अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात के लिए वेकअप कॉल यानी खतरे की घंटी होना चाहिए। यादलिन ने ट्विटर पर कहा है कि जुडिशियल ओवरहॉल पर सरकार का ध्यान जो मुल्क को अलग थलग कर रहा है और सभी तरह से इजराइल को कमजोर कर रहा है, यह नेतन्याहू और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल रुझानों के बीच ताल्लुकात कमजोर होने को जाहिर करता है। अब से पहले याल्दिन ने कहा था कि अब इजराइल को तबाह करने के लिए हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों की जरूरत नहीं है, क्योंकि इजराइल अंदर से टूट रहा है। याल्दिन जो उन पायलटों में शामिल थे जिन्होंने 1981 में इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर पर बमबारी की थी और 2007 में सीरिया में एक मशकूक रिएक्टर पर हमले के दौरान सीनियर जनरल के तौर पर काम किया था, का कहना है कि ईरान के खिलाफ अकेले हमले करने की इजराइल की सलाहियत की गुंजाइश नहीं है, जिसके न्यूक्लियर कारखाने दूर बिखरे हुए और महफूज हैं। नेतन्याहू के साबिक डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार ईटन बेन डेविड ने भी कहा है कि इजराइल जरूरी एक तरफा फौजी कार्रवाई करने की सलाहियत तैयार कर रहा है, जिसमें अमरीकी और अरब मुल्कों के रोल को अहमियत दी गई है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब इस इलाके में अहम अमरीकी रोल और इजराइल के साथ आपसी ताल्लुकात की अहमियत से आगाह है। बेन डेविड ने इजराइल के कान सरकारी रेडियो को बताया है कि आज भी इन ताल्लुकात को गहरा और ताज़ा करने और आगे बढ़ाने की जोरदार कोशिश है, जिसमें इनडायरेक्ट तौर से अमरीका भी शामिल है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हाल ही में बताया था कि इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के बदले में सऊदी अरब एक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम तैयार करने और अमेरिकी हथियारों की खरीद पर कम पाबंदी लगाने में मदद चाहता था। ईरान और सऊदी अरब के बीच बेहतर होते ताल्लुकात के दौरान ही ईरान के दोस्त समझे जाने वाले सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद काफी सरगर्म नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मॉस्को में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के फौरन बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कल अचानक दौरा किया, जहां उन्होंने प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। अब अरब मुल्कों की तरफ से सीरिया को अरब लीग में वापस शामिल करने की कोशिशें जारी हैं। इस पर ईरान की पारस टुडे वेबसाइट ने कहा है कि अरब दुनिया में सीरिया की वापसी में यूएई का रोल काफी अहम है। यूएई उन मुल्कों में से एक है जिन्होंने 2011 में शुरू हुए सीरियाई क्राइसिस में बशार अल असद सरकार की जमकर मुखालिफत की थी और सरकार मुखालिफ ग्रुप्स को सपोर्ट किया था, लेकिन वहां टेररिस्ट ग्रुप्स की नाकामी और सीरिया की जीत के बाद अबू धाबी ने सीरिया के बारे में अपनी पॉलिसी में तब्दीली की है और अब वो सीरिया के साथ आपसी ताल्लुकात की मजबूती के लिए ख्वाहिशमंद है। ये इस बात से भी साबित होता है कि अबू धाबी पहुंचने के बाद सीरियाई प्रेसिडेंट का शानदार वेलकम किया गया। प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने खुद एयरपोर्ट पर पहुंचकर उनका वेलकम किया, जिसके बाद वो उन्हें लेकर अल वतन महल पहुंचे, जहां दोनों प्रेसिडेंट्स ने आपसी दिलचस्पी वाले मामलात पर मशवरा किया। बशार अल असद का जहाज जैसे ही यूएई की हवाई हदूद में दाखिल हुआ, यूएई एयरफोर्स के लड़ाकू जहाजों ने उसे अपनी निगरानी में ले लिया। प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद ने असद से मुलाकात के बाद कहा, हमने दोस्ताना ताल्लुकात को मजबूत बनाने और दोनों मुल्कों के इंटरेस्ट्स को महफूज रखने वाले मामलात पर राय मशवरा किया है। सीरियाई प्रेसिडेंट का यह दौरा पिछले एक साल के दौरान अबू धाबी का दूसरा दौरा है। इससे पहले मार्च 2022 में उन्होंने दौरा किया
था। यूएई एक ऐसा अरब मुल्क है जिसका सीरियाई प्रेसिडेंट बशार अल असद ने अपने मुल्क में अंदरूनी जंग खत्म होने के बाद पहला दौरा किया था। 2011 में सीरिया क्राइसिस शुरू होने के बाद से उन्होंने किसी भी मुल्क का दौरा नहीं किया था। इससे जाहिर है कि सीरिया में हालात तेजी से नॉर्मल हो रहे हैं और सीरिया के अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात फिर से बहाल हो रहे हैं। साथ ही यूएई उन अरब मुल्कों में से एक है जो अरब लीग समेत अरब वर्ल्ड में सीरिया की वापसी की कोशिश कर रहा है। इसलिए यह मुमकिन है कि असद के अबू धाबी दौरे और मोहम्मद बिन जायद के साथ उनकी मुलाकात के दौरान अरब लीग में सीरिया की वापसी के मामले पर भी मशवरा हुआ होगा। इसी बीच एसोसिएटेड प्रेस ने खबर दी है कि कल अमेरिका की सरपरस्ती में इजराइल और फिलिस्तीनी नुमाइंदों के बीच मिस्र के समंदरी किनारे के शहर शर्म अल शेख में तनाव कम करने के लिए मीटिंग हुई है। पिछले एक साल में इजराइल फिलिस्तीन टकराव में 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी और 40 इजरायली मारे जा चुके हैं। इस तरह की मीटिंग पिछले महीने के आखिर में भी हुई थी, जिसके बाद तनाव में कोई कमी नहीं आ सकी। पिछली बैठक के बाद से खून खराबा और बढ़ गया, जिससे दूसरी मीटिंग से उम्मीद कम ही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिर भी मिस्र और जॉर्डन और अमेरिका रमजान के महीने से पहले तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मीटिंग से पहले तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू ने सैटरडे को कहा था कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास ने इजराइल के साथ मिस्र में होने वाली मीटिंग में फिलिस्तीनी अथॉरिटी की शिरकत की मजम्मत की है। हमास ने अपने बयान में कहा था कि हम इजराइल के साथ शर्म अल शेख सिक्योरिटी मीटिंग में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के शरीक होने की मजम्मत करते हैं, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ हमले बढ़ाए हुए है। आपने देखा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में हालात बदल रहे हैं। ईरान और सऊदी अरब तेजी से नजदीक आ रहे हैं। इजराइल के एक और दुश्मन और ईरान के दोस्त बशार अल असद ने रूस के बाद यूएई का दौरा किया है। इजराइल के अंदर ईरान और सऊदी अरब के समझौते को बड़ा झटका समझा जा रहा है, जबकि अमेरिका अब के बाद सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अब से पहले जैसे नहीं रख सकेगा। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।